Hello and welcome to Wisdom Commerce classes. Lecture on SP. We will continue with the chapter on sources of corporate finance. Last time we had completed the features of debentures. Now we will reassume the topic of debentures. अब हम देखेंगे different type of debentures. कोई भी कंपनी किसी के पास कोई भी कंपनी हो उसके पास 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स इशू करने की शक्ति होती है. आप ये सारे 8 टाइप्स के चार्ट में देख सकते हैं. यू कैन सी इन द चार्ट. ओके, सो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द डिबेंचर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. सो ये 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं. नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ ईच वन. वी विल सी कि ये सब में क्या फर्क है. फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर दैट इज सिक्योर डिबेंचर्स. सिक्योर डिबेंचर्स मींस ऐसा डिबेंचर जिस पर कंपनी की कोई असेट या प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हैं. कंपनी उसके बदले ट्रस्ट डीड इशू करती है. उसमें ये बताएगी कि कौन सा असेट सिक्योर्ड है. कंपनी एक फिक्स्ड असेट बता सकती है. अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो सिर्फ वही असेट बेच सकती है. इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज. इसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज. ओके, या फिर जनरल असेट से सिक्योर कर सकती है. मतलब असेट फिक्स नहीं किया है, जो सामने दिखा वो बेच दो. कुछ फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज. ओके, फिक्स मतलब जो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, जो ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है. जनरल मतलब इट इज नॉट डिसाइडेड एंड इट इज नॉट रिटन एनीवेयर. जो सामने दिखा वो बेच सकते हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स को कोई असेट से सिक्योर नहीं किया होता है. ऐसे डिबेंचर्स बैन है. इट इज नॉट अलाउड. कंपनी एक्ट 2013 ने इस टाइप के डिबेंचर्स को बैन कर दिया है. ओके, सो लेट्स कम टू द थर्ड टाइप दैट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स पर डिबेंचर होल्डर के नाम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स मेंशन्ड होती है. रजिस्टर्ड मतलब वी नो जनरली भी अगर हम लोग कोई चीज रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं वी हैव टू कंप्लीट ऑल द इंफॉर्मेशन टू रजिस्टर दैट थिंग. जैसे ही कंपनी मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. ऐसे डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना हो तो ट्रांसफर डीड बनाना पड़ता है. इस ट्रांसफर डीड में लिखा होता है कि ये डिबेंचर्स किसका था, अब कौन खरीद रहा है एंड अदर डिटेल्स. ओके, ये डिबेंचर्स जिसके नाम पर होगा उसको ही इंटरेस्ट एंड ऑल अदर पेमेंट्स मिलेगी. अगर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है मतलब इट इज नॉट ट्रांसफर्ड और जिसका पहले था वही सारे चीज करेंगे जिसके नाम पे ये चीज रजिस्टर्ड है. ओके, गॉट इट क्लियर? चलो लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट दैट इज बैरियर डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स पर नाम पता कुछ नहीं होता. जिसके पास है उसका पैसा. अगर ऐसे डिबेंचर्स बेचने हैं तो सीधा पैसा लो, डिबेंचर सर्टिफिकेट उसके हाथ में दे दो, काम हो गया. इट इज सिंपल. नो डॉक्यूमेंटेशन, नथिंग. इट इज वेरी इजी. एक हाथ लो एक हाथ दो. नो नेम रजिस्टर्ड, नथिंग. ओके, नाउ वी विल कम टू द फिफ्थ टाइप दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स. रिडीमेबल का मतलब फिक्स टाइम के बाद पूरा अमाउंट उसको पे करना पड़ता है. यू नो द रिडीमेबल का मतलब ना? यस, डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा कि ये डिबेंचर्स को कब पे करना है. ट्रस्ट डीड पर रिपेमेंट टर्म्स वगैरह सारी डिटेल्स लिखी होती है. मतलब एक टाइम अगर टेन्योर तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम उस डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं. ओके, दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स. द सिक्स्थ टाइप इज इरिडीमेबल डिबेंचर्स. मतलब ऑब्वियसली कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर्स. दैट इज यू कैन नॉट रिडीम. यानी इनको फिक्स टाइम के बाद रीपेमेंट नहीं करना पड़ता. कंपनी बंद होने के टाइम ही रीपेमेंट करना पड़ता है. ओके, उसके पहले दे कैन नॉट एक्सचेंज और दे कैन नॉट रीपे इट. ओके, द सेवेंथ टाइप इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये डिबेंचर्स को एक फिक्स टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसे डिबेंचर्स इशू करने से पहले कंपनी को जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, फिर ये पॉसिबल है. ये डिबेंचर्स से होल्डर्स को फायदा होता है.
इसके लिए कन्वर्टेबल डिबेंचर इज मोर प्रेफरेबल. Eighth type is non-convertible debentures. That means you cannot convert your debentures into equity. ये debentures को equity shares में convert नहीं कर सकते. ये हमेशा एक लोन की तरह ही रहेगा. No extra income यानी no conversion. Okay? So I hope आपको debentures के बारे में सारे डिटेल समझ में आ गई है. Now we will move to the next topic, that is acceptance of deposits. Acceptance deposits. Acceptance का मतलब हमें पता है, deposits का मतलब हमें पता है. Still now we will look into the further details. First we will see the meaning given in the Companies Act 2013 section 231. Deposits includes any receipts of money by way of deposits or loan or in any other form by a company, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. बहुत बारी डेफिनेशन है, नहीं समझ में आया ये? Yes? So let's understand in our own language. Acceptance deposits मतलब कोई भी कंपनी नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप अपना पैसा हमारी कंपनी में डिपॉजिट करो. समझा? एक्सेप्टेंस डिपॉजिट मतलब कोई भी कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आपका पैसा हमारी कंपनी में डिपॉजिट करो. ओके? पब्लिक अपना पैसा क्यों डिपॉजिट करेगी? कंपनी ने तो इनवाइट कर दिया, पर पब्लिक क्यों करेगी? पब्लिक को कुछ फायदा है. पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट्स पर, यानी एक्स्ट्रा इनकम ऑन देयर सेविंग्स. कंपनी को ये पैसा लेकर एक डिपॉजिट रेसिप्ट देनी पड़ती है. इस डिपॉजिट रेसिप्ट पर सारी डिटेल्स लिखी होती है. मतलब तुम कंपनी को ये पैसा दो, कंपनी उसके बदले तुम्हें एक रेसिप्ट पास करेगी, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट रेसिप्ट. उसके ऊपर लिखा होगा आपने कितना अपना पैसा कंपनी को दिया है और आपका नाम और आपका इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज रिटन इन डिटेल ऑन दैट रेसिप्ट. ये डिपॉजिट जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जिसपे 6 months to 36 months का ही टर्न्योर होता है. इससे ज्यादा डिपॉजिट्स नहीं कर सकते इन द कंपनी. ओके? कितना टर्न्योर होता है? 6 to 36 months only. That is for acceptance of deposit. This is important. You have to keep in mind. Okay? Simple है ना? There is no complication in acceptance of deposit. So we will move to the next topic. The next topic is bonds. Let's come to the definition. According to Webster Dictionary, a bond is an interest-bearing certificate issued by the government or business firm, promising to pay the holder a specified sum at a specified date. अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं. आई नो बहुत भारी डेफिनेशन है, थोड़ा थोड़ा ही समझा होगा. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ सिंपल लैंग्वेज. इन शॉर्ट ये समझ लो, बॉन्ड इज अ लोन. क्या है? पहले इस चीज को समझो. बॉन्ड इज अ लोन. कंपनी लोन लेती है. कौन लेता है? याद रखो. हाँ, कंपनी लोन लेती है, बदले में बॉन्ड इश्यू करती है. उस बॉन्ड पर फिक्स टाइम एंड अमाउंट लिखा होता है. कौन लोन ले रहा है? कंपनी लोन ले रही है. ओके? और उसके बदले क्या दे रही है? बॉन्ड्स दे रही है. उसके ऊपर आपका फिक्स टाइम और फिक्स अमाउंट लिखा होगा. ओके? उस दिन उतना पूरा अमाउंट बॉन्ड होल्डर को देना पड़ेगा. जब वो टाइम आएगा, कंपनी को पूरा पैसा वो बॉन्ड होल्डर को देना पड़ेगा. बॉन्ड्स अपने देसी उधार वाला सिस्टम है. बॉन्ड्स अपना कैसा? नॉर्मल एकदम देसी उधारी ली और बॉन्ड्स दिए, फिर उसके बाद बॉन्ड्स कंपनी को देता, वापस द मनी इज गिवन बैक. ओके? चलो, द बॉन्ड्स के 4 फीचर्स होते हैं. We will see each one in detail so that you are clear with the topic bonds. First feature is nature of finance. मैंने सबसे पहले क्या बोला था? बॉन्ड लोन होता है. बॉन्ड डेब्ट फाइनेंस है, यानी बॉन्ड एक लोन है. बॉन्ड्स को लॉन्गर पीरियड्स के लिए इश्यू किया जा सकता है, जैसे कि 5 years, 25 years, 50 years एक्सेट्रा.
और मैंने क्या बताया था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट 6 to 36 मंथ से हो सकता है. इट कैन नॉट गो फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम, बट बॉन्ड्स कैन गो फॉर लॉन्गर टर्म, दैट इज 5, 25, 50 एक्सेट्रा. ओके. द सेकेंड फीचर इज स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर. बॉन्ड होल्डर कंपनीज के क्रेडिटर होते हैं. क्रेडिटर मतलब उधार देने वाला. ऑब्वियसली अगर कंपनी को कोई लोन दे रहा है तो अगर कंपनी डेटर है तो जिसने उसको पैसा दिया है वो क्रेडिटर होगा. बट वो लोग ओनर्स नहीं है. दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग्स एंड कैन नॉट वोट. जिसने पैसा उधार दिया है कंपनी को वो लोग वोट नहीं दे सकते, ओनर्स भी नहीं हो सकते कंपनी को, बस सिर्फ एक लोन दिया है. ओके. सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड फीचर, दैट इज रिटर्न ऑन बॉन्ड्स. बॉन्ड्स पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. ये इंटरेस्ट रेगुलर पीरियड्स पर दे सकते हैं या फिर पूरा इंटरेस्ट एंड अमाउंट एक साथ दे सकते हैं एट द एंड. कैसे देने वाला है, कैसे देना है, ये बॉन्ड्स पर लिखा होगा. और जो दे रहा है और ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है हाउ इज द सिस्टम गोइंग. या तो स्टार्टिंग में ही दे दो, या तो लास्ट में दे दो, या तो इंटरवल पे इंटरेस्ट दे दो. दैट इज द कंपनीज लुकआउट. ओके. दैट इज रिटर्न ऑन बॉन्ड्स. बट ये फिक्स है, वन पीरियड ऑफ टाइम अमाउंट एंड इंटरेस्ट पैसा वापस देना पड़ता है बिकॉज दैट इज अ लोन. ओके. द फोर्थ एंड द लास्ट फीचर इज रीपेमेंट. हर बॉन्ड पर मेच्योरिटी डेट लिखी होती है, उस डेट पर पूरा अमाउंट रिटर्न करना पड़ता है. ठीक है. दिस इज क्लियर विद द 4 टॉपिक्स ऑफ बॉन्ड्स एंड आई होप द टॉपिक ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो क्लियर विद यू. Now let's come to the next topic which is little crucial also and little complicated. But let's make it easy for you. Okay, the next topic is ADR and GDR. ADR का मतलब क्या होता है, यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ADR एंड GDR क्या होते हैं, इनको समझने के लिए पूरा का पूरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है, अदरवाइज ये चीज नहीं समझेगी. सो प्लीज लिसन केयरफुली. अब हम जानते हैं कि इंडिया में पब्लिक कंपनीज के स्टॉक 2 स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं. यस और नॉट. ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NSE. लेकिन अगर किसी भी कंपनी को अपने स्टॉक्स इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना हो तो क्या होगा? ये तो हुआ इंडिया के बाद. अगर इंटरनेशनल पे करना हो तो क्या होगा? तो फिर उन कंपनीज को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज के स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. किसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज. क्यों? क्योंकि हमें फॉरेन में स्टॉक बेचना है. सारी कंपनीज ये स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं कर पाती क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो, कंपनी नहीं बेयर कर पाती इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस. फिर बेचेगी क्या, कमाएगी क्या और खाएगी क्या? इसके लिए ऐसी कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए इनडायरेक्ट तरीका यूज करती है. डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे रूल्स होते हैं, पर कंपनीज ने इसका भी जुगाड़ निकाल डाला है. इनडायरेक्ट तरीका यूज करती है जिसको बोलते हैं ADR एंड GDR. ओके. अब हम देखते हैं कि इंडियन कंपनीज कैसे ADR और GDR से फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है. प्रोसेस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन. इंडियन कंपनीज अपने शेयर्स किसी थर्ड पार्टी यानी कि इंटरमीडिएटरी बैंक, यानी कि जो बीच का जो बंदा होता है या बैंक होती है, उसको इश्यू करती है. इस इंटरमीडियरी को डिपॉजिटरी बैंक बोलते हैं. ये जो बैंक है, जो बीच का बंदा है, जो बैंक्स है, उसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी बैंक. डिपॉजिटरी बैंक इन्वेस्टर्स को ADR एंड GDR इश्यू करती है. किसको करती है? दैट इज इंडियन कंपनी को. इंडियन कंपनी ने क्या किया है? इंडियन कंपनी ने अपने शेयर्स इश्यू किए किसको? डिपॉजिटरीज बैंक को ना. फिर वो इन्वेस्टर्स फिर उसके बाद क्या करते हैं? जो बैंक्स है वो ADR एंड GDR इश्यू करती है अगेंस्ट दिस शेयर्स. एक ADR और GDR में फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं. ये ADR और GDR रेगुलर स्टॉक्स की तरह सेल होते हैं.
लिस्ट होते हैं, उनके प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, सब कुछ एकदम नॉर्मल रेगुलर शेयर्स की तरह ही होता है। बस इतना क्या फर्क है, वो फॉरेन में जो होता है और यहाँ पे नहीं होता। सो फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज बाय इनडायरेक्ट रूट। समझा? तो समझा आपको एडीआर और जीडीआर? सो आई होप आपको एडीआर जीडीआर का वर्किंग समझ में आ गया हो। इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, अगर यूएसए में ट्रेड करना है तो उसको एडीआर बोलेंगे, अगर दूसरे किधर और भी ट्रेड करना है तो उसे जीडीआर बोलेंगे। समझा? यूएसए में करना है तो एडीआर, कहीं और करना है तो जीडीआर। लेकिन एडीआर जीडीआर में लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे? रिमेंबर, ये सारे शेयर से रिलेटेड है, और शेयर से क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। कंपनी इंडियन रुपीज में डिपॉजिटरी बैंक को डिविडेंड पे करेगी एंड बैंक इन्वेस्टर उसको होम करेंसी में पे करेगी। ओके, समझा? सो एट द एंड इट इज ऑल अबाउट द मनी। दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट एडीआर एंड जीडीआर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करने में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, ये बैंक्स 3 रोल्स भी प्ले करती है। फर्स्ट इज व्हाट? कमर्शियल बैंक्स, एक्चुअली तो कमर्शियल बोलते हैं, ये क्या कमर्शियल इज लाइक हेल्पिंग टू द बिजनेस। फर्स्ट इज ग्रांटिंग लोन टू कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स क्या बिजनेस है? यस। सेकेंड इज सब्सक्राइबिंग यानी परचेसिंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मतलब कंपनी के कॉर्पोरेट्स के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदती बेचती है। थर्ड इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग इशू को सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज। इसका मतलब क्या है? किसी भी कंपनी को जब अपने शेयर्स इश्यू करने होते हैं तो कमर्शियल बैंक्स की अंडरराइटिंग सर्विसेज के बिना नहीं कर सकती, यानी कि कंपनी को पहले कमर्शियल बैंक्स को अप्रोच करना पड़ता है। ड्यू टू द अंडरराइटिंग कॉन्सेप्ट ये अपने शेयर इश्यू कर सकती है। कंपनीज को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक्स अलग अलग तरह के स्कीम्स निकालती है। वी विल सी ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स जिसे कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करती है। टोटल 4 टाइप्स की स्कीम्स होती है। लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब हम डिटेल में समझ लेते हैं। हर कंपनी को बिजनेस करने के लिए किसी में करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। ये तो हमें पता है, बिजनेस करने के लिए सेविंग अकाउंट काम का नहीं है। We always need current account for it. It is necessary. Banks can decide to give overdraft of certain amount. मान लेते हैं कि बैंक ने कंपनी को 1 करोड़ का ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड किया। कंपनी अपने करंट अकाउंट को नॉर्मली यूज कर सकती है। अगर कंपनी के अकाउंट में पैसा खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? तो भी कंपनी चेक्स इश्यू कर सकती है या फिर खर्चा कर सकती है। कब तक ऐसा कर सकती है? जब तक लिमिट नहीं पहुंच जाती। यानी कि एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? 1 करोड़ रुपया, तो उसकी लिमिट क्या है? 1 करोड़ रुपया। यानी कि ये क्रेडिट सिस्टम हो गया, जितना चाहे उतना 1 करोड़ तक कंपनी इसे यूज कर सकती है। ओके, कंपनी को कस्टमर से पेमेंट आएगा तो ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा, खर्चा करना है तो ऑटोमेटिक ओवरड्राफ्ट से चला जाएगा। कंपनी ने जितना ओवरड्राफ्ट फंड्स यूज किया है उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, और कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आई होप यू आर क्लियर विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सिंपल भाषा में बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस रखने की भी फैसिलिटी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट इज कैश क्रेडिट बोलते हैं। कैश क्रेडिट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट, सिर्फ एक फर्क है। ओवरड्राफ्ट अपने खुद के बैंक से ही ले सकते हैं, अगर दूसरों के बैंक से लेना है तो उसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। मतलब अगर अपने बैंक में अपना अकाउंट है तो हम उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्योंकि हम अपने बैंक से पैसा ले रहे हैं। और अगर हम किसी और से रैंडम बैंक से उधारी ले रहे हैं तो उसे कैश क्रेडिट बोलते हैं। डिटेल्स बाकी सब सेम है, तुम्हें इंटरेस्ट पे करना है और तुम्हारा जो लिमिट है उधर तुम यूज कर सकते हो। मैक्सिमम डिसाइड लोन और मैक्सिमम डिसाइड पैसा हो जाता है। ओके, थर्ड टाइप इज कैश लोन्स। कैश लोन सिंपल लोन होता है, पूरा पैसा एक बार में दे देती है बैंक, फिर पूरा पर इंटरेस्ट लोन लगाती है, जस्ट लाइक अ सिंपल लोन। पैसा लो, इंटरेस्ट लो, जब आएगा टाइम पैसा दे दो, इंटरेस्ट दे दो। ओके, द फोर्थ टाइप इज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसको भी हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। मान लेते हैं कि अपनी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, मान लो 1 करोड़ का ऑर्डर मिला है।
हम अपनी छोटी सी कंपनी में इतने बड़े ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएंगे, और सैलरीज, ये सब खरीदने के पैसे थोड़ी है हमारे पास। ऐसे में हम एक बैंक के पास जाएंगे, उनको अपना बिल बताएंगे कि अपने पास इतना बड़ा ऑर्डर है लेकिन उसको पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। बैंक अपने बिल डिस्काउंट करके हमें फंड्स देगी। बैंक क्या करेगी, 1 करोड़ का बिल है तो हमें उसके बदले 95 लाख दे देगी। जब कस्टमर पे करेगा तब डायरेक्ट बैंक को जाएगा, समझा। अपना जो बिल है वो बैंक को दो, बैंक उसके बैंक के बदले अपने को पैसा देगी, और जब पेमेंट आएगा डायरेक्टली दैट विल गो टू द बैंक, समझे। कस्टमर जब पे करेगी तब करेगी, अपन को तो आज ही पेमेंट मिल जाएगा, बदले में बैंक थोड़ा अमाउंट अपने पास रखेगी। दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, विच इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए। ये इंस्टीट्यूशंस न्यू एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज को कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड करती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज, इंस्टीट्यूशंस पैसा देती है अगर कोई कंपनी को बिजनेस करना हो या किसी को बिजनेस करना हो। ओके, हम इन सारे इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। आपके सामने ये चार्ट आएगा, उसमें से हम कैटेगराइजेशन देख लेंगे। इन इंस्टीट्यूशंस के शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं इस चार्ट में, फुल फॉर्म टेक्स्ट बुक में है। यू कैन लर्न देम लेटर और यू कैन सी देम व्हाइल आई एम रीडिंग इट। वी विल नॉट रीड देम हियर, सो लेट्स सी द चार्ट नाउ। फर्स्ट चार्ट क्या है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स। डेवलपमेंट में 2 बैंक्स है, IDBI एंड IFI। डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स में 5 बैंक्स है, IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI that is SIDBI and IRBI that is IRBI. Second is financial institutions, उसके 3 टाइप्स है, RCTC, TDICI, TFCI. The third one is investment institutions, that is LIC, UTI, GIC. The fourth one is state level institutions which has 2, that is SFC and SIDC. So I hope ये categorize आपको समझ में आ गया होगा। Now we will see कि ये institutions काम क्या करती है। To provide lending facilities, दूसरों को लोन दिलवाती है, दूसरों से लोन्स दिलवाना। To provide lending facilities मतलब किसी से अगर लोन लेना हो तो ये मीडिएटर बनके दूसरों से लोन दिलवाती है। सब्सक्राइब मतलब बाय, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडरराइट इश्यू ऑफ शेयर्स, IPO में नेसेसरी एक्टिविटी करती है, जो बहुत नेसेसरी है, विच वी विल लर्न इन डिटेल जब IPO सेक्शन आएगा। टू लैंड मनी, खुद लोन देती है। गारंटी टर्म लोन्स, जब कोई कंपनी दूसरों से लोन ले रही है तो बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस गारंटी ले सकती है। अगर कंपनी ने लोन नहीं पे किया तो बैंक पे करेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक यहाँ कवर हो गया है। ओके, सो द फाइनल टॉपिक इन दिस चैप्टर इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब उधार पर गुड्स खरीदना। ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पर गुड्स खरीदना। ओके, अगर अपना बिजनेस है, उसमें हमने कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं और हमने बोला कि 30 डेज में पेमेंट करूंगा, दैट मीन्स वी हैव टेकन अ ट्रेड क्रेडिट। यस, जिस वेंडर से हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं वो ट्रेड क्रेडिटर बोला जाएगा। इट इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रेडिट। इसको कोई पेपर वर्क नहीं होता, बस उधार में गुड्स परचेस करते हैं। जनरली नॉर्मली सारे वेंडर्स और ट्रेडर्स जो छोटे मोटे होते हैं वो करते ही हैं। Okay, so the topic is over and here we come to the end of the chapter. Okay, in case you have any doubts, you can call me anytime. Thank you. See you soon.